जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 3 जो कि साहित्य शास्त्र संबंधी यूनिट है, उसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के तहत प्लेटो का काव्य सिद्धांत ये हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। साथ ही साथ हिंदी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप अपियर होते हैं, जहां भी काव्य शास्त्र है आपके सिलेबस में, वहां पे प्लेटो का काव्य सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक आप प्लेटो के काव्य सिद्धांत को नहीं समझेंगे, तब तक आप अरस्तु के भी काव्य सिद्धांत को उतने अच्छे से सही समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि सुकरात जो है वो प्लेटो के गुरु हुए, है ना। ये गुरु शिष्य परंपरा इस तरीके से चलता है। सुकरात जो है वो प्लेटो के गुरु हुए और प्लेटो जो है वो किसके जो है शिष्य, प्लेटो जो है सुकरात के शिष्य हुआ और प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए, अरस्तु के सिकंदर। तो एक पूरा ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चलता है। तो गुरु शिष्य यानी गुरु का बहुत ही ज्यादा शिष्य पे प्रभाव पड़ता है। तो ये चीजें हमें देखना है कि किस तरीके से एक दार्शनिक जो मूलतः जो लेखन में पदार्पण करता है, उसका मूल जो व्यक्तित्व होता है वो एक दार्शनिक का होता है। उन्होंने कुछ इस तरीके से काव्य सिद्धांत की मान्यताओं को नहीं दिया, क्योंकि उनका जो एक अपना व्यक्तित्व था वो कोई काव्य सिद्धांत का सृजन करना नहीं था। वो मूल रूप से अपने आदर्श गणराज्य की कल्पना कर रहे थे कि आदर्श गणराज्य को हम कैसे स्थापित करें। उसके जो बैकडोर में हम जाएंगे, जब एथेंस और यूनान का जो परिदृश्य है उसको समझेंगे। इससे पूर्व हम देख लेते हैं कि कुछ बुनियादी जो चीजें इनसे रिलेटेड जानना चाहिए। उसमें यह है कि इनका जन्म 427 ईस्वी पूर्व एथेंस यूनान में हुआ था और मृत्यु 327 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मूल नाम इनका अरिस्तोक्लीस तथा सुकरात। देखिए, गुरु इनके जो सुकरात थे, इन्होंने इनको प्लाटोन नाम दिया था। पिता और माता का नाम देखें तो अरिस्टोन पेरिक्टोन बहुत ही समृद्धशाली परिवार एथेंस का था, जहां से ये जो है प्लेटो जो है वहां से संबंधित थे। और भारत में इनको अफलातून कहा गया था, भारत में अफलातून नाम से जाना जाता था। इनकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। हालांकि कुल मिला के देखें इन्होंने 36 ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें 23 संवाद के रूप में और 13 आलेख के रूप में है। जो सुकरात इनके गुरु थे, जब जिस तरीके से वो आप देखते हैं कि सुकरात के बारे में देखते हैं कि एक ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्तित्व थे। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई रचना लिखते या कोई किताब ऐसे पब्लिश कराना, कुछ नहीं। वो ऐसे व्यक्तित्व थे कि वो चलते राह भी किसी को तर्क यानी बुद्धि की कसौटी पे इंसान आत्मदीपोभव की भावनाओं से उत्पोत होकर चीजों को सोचे, बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग की बात करते थे। जिसकी वजह से इनके गुरु जो सुकरात थे, एक बार गुरु सुकरात इनके जो थे, तो वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा इस तरीके से नहीं कि आस्तिक जो है विश्वास करे, बहुत ही ज्यादा ईश्वर में विश्वास करे, वो बहुत ही तर्क चिंतन में विश्वास करने वाले थे। तो वहां पे जो इनके यहाँ पे ग्रीक एथेंस में जो ये रह रहे थे, इन पे आरोप लगाया गया कि ये जो युवाओं को है, आज के युवा को गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देवता को भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे आरोपी के तहत इनके जो गुरु थे सुकरात, उनको विष का प्याला जो है पीने के लिए कह दिया गया और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने विष का प्याला जो है पी लिया। यहाँ तक कि उनके शिष्यों ने कहा भी कि हम किसी तरीके से आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, आप इससे बच सकते हैं। लेकिन सुकरात अंततः अपने व्यक्तित्व को विखंडित नहीं किए और विष का प्याला पी लेते हैं और जो है वो काल के गाल में समा जाते हैं। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है किस पे पड़ा था? प्लेटो पे, क्योंकि प्लेटो जो थे वो जो है इनके शिष्य थे, सुकरात के जो है प्लेटो शिष्य थे। और जब गुरु को इस रूप में देखा कि एक गुरु जो मतलब कि सच्चाई के साथ है, लोगों को एक ऐसी राह पे लेके जाने की बात कर रहा है जिससे बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है, जब वो व्यक्ति जो सत्य के साथ है उसका इस राज्य में कुछ नहीं हो सकता, तो वो जो है बहुत ही ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा इन पे। यानी अपने गुरु की इस तरीके से अवहेलना का जो उनके व्यवहार जो है कि वो किस तरीके से समाज से या राज्य से वंचित कर दिए गए, उनके जीवन को छीन लिया गया, तो ये बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा प्लेटो पे। साथ ही साथ एक प्रसंग आता है, सबसे पहले हम बात करें कि ये जो है ये प्रसंग का तो प्रभाव पड़ता है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने कुल जो 36 ग्रंथ लिखे थे उसमें 23 संवाद के रूप में था, 13 आलेख के रूप में था। बहुत चीजें चलते फिरते जो है सुकरात अपने शिष्यों को बताते रहते थे, वो बहुत ही वार्तालाप के संवाद के थ्रू भी उन चीजों को लिखा गया है। तो यहाँ पे इनकी जो मुख्य रचनाएं इयॉन है, सिंपोजियम है, रिपब्लिक है, जिसमें ये तीनों में आप कह सकते हैं कि इनके काफी संबंधी कुछ मान्यताएं हैं। जिसमें आप देखेंगे जो द रिपब्लिक करके है, उसमें आदर्श गणराज्य संबंधी इनकी मान्यता है कि एक आदर्श गणराज्य की स्थापना कैसे की जा सकती है। द स्टेटमैन करके था, इसमें राजनेता संबंधी जो इनके वक्तव्य है। द लॉज करके है, वो विधि संबंधी जो कानून से संबंधित कुछ नियम कानून है, द लॉज में दिया गया है। तो रिपब्लिक है, सिंपोजियम है, इयॉन है, जिसमें हमको कुछ काव्य संबंधी इनकी मान्यता की कैसे ये कवि कलाकार साहित्य संबंधी इन सबको राज्य के लिए हितकारी सोचते हैं कि राज्य के लिए ये सब अहितकर है, क्या चीजें कौन सी काव्य संबंधी मान्यता दी है, तो कुछ वो इसी में जो है संकलित है। अब देखिए, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ड्स में प्लेटो की कुछ कविताएं हैं। हमने ये बताया कि जब अरस्तु का जो इस तरीके जो इनके गुरु यानी जो सुकरात थे, जब उनको विष का प्याला दे दिया गया और उनका जो है उनकी मृत्यु हो गई, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है प्लेटो पे पड़ता है।
और प्लेटो का मोहभंग हो जाता है अपने राज्य से। एक ये पहला सबसे बड़ा कारण था जिससे इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो समझना है आपको, तभी आप समझ पाएंगे कि इतना बड़ा दार्शनिक जो है काव्य संबंधी मत जो है उसके पक्ष में किस तरीके से कहता है कि जो साहित्य वो समाज के लिए अगर देखा जाए तो उतना हितकारी नहीं है। देखिए यहाँ पे समझना आपको है कि ये इनका जन्म कहाँ है, एथेंस या यूनान में हुआ था। तो एथेंस और यूनान में जो इनका जन्म हुआ था, पूरे एथेंस को अगर आप बांटेंगे तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक एथेंस का उत्तरी भाग हो गया, है ना, एक मध्य भाग हो गया और एक दक्षिणी भाग हो गया। अब यहाँ पे समझना जो उत्तरी भाग है इसका एथेंस का, वो है मकदुनिया, है ना, और दूसरा है अत्तिका करके है, दूसरा जो भाग हो गया इसका, एक जो है मकदुनिया हो गया, दूसरा अत्तिका करके हो गया, तीसरा करके लोकोनियन करके हो गया। तो ये मान लीजिए कि पूरा एथेंस है, ये कंप्लीट अगर देखें, ये मान लीजिए एथेंस का मैप है और एथेंस को अगर हम बांटे तो 3 पार्ट में मकदुनिया, अत्तिका और लोकोनियन इसमें बांट सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि जो अत्तिका है, अत्तिका की राजधानी थी एथेंस। एथेंस जहां पे जन्म किसने लिया था, जहां पे जन्म लिया था प्लेटो ने। और जो ये दक्षिण वाला पार्ट है लोकोनियन, इसका क्या है, स्पार्टा राजधानी है। आपने बहुत पहले या कभी भी इतिहास में एक युद्ध के बारे में चर्चा जरूर सुनी होगी जिसका नाम है पेलोपोनेशियन युद्ध करके था, पेलोपोनेशियन करके कुछ युद्ध का नाम है। तो ये युद्ध जो हुआ था स्पार्टा यानी दक्षिण से मध्य के बीच में, यानी एथेंस, यहाँ पे युद्ध अगर देखें तो एथेंस वर्सेज स्पार्टा, है ना। तो ये जो है पेलोपोनेशियन करके युद्ध था और इसका समय भी अगर देखें तो ये युद्ध का जो समय कुछ था वो 431 से लेके अगर देखें तो 404। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है, युद्ध के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि ये देखिए 427 जो है इसभी पूर्व में जन्म लिया था किसने, प्लेटो ने। और ये जो युद्ध चल रहा था ये कुल 27 वर्ष युद्ध चला था, यानी जब प्लेटो ने आंखें भी नहीं मतलब कि खोली थी, इस धरती पे जन्म भी नहीं लिया था, उससे 4 साल पहले से ये युद्ध चल रहा था और कुल 27 वर्ष तक ये युद्ध चला। यानी उन्होंने जन्म लिया, वो उनके बाल्यावस्था, उनकी युवावस्था के कुछ फेज वो पूरे युद्ध में ही बीते, जब उन्होंने एथेंस और स्पार्टा का युद्ध वो लगातार देख रहे थे। सबसे बड़ी बात तब होती है जब एथेंस और स्पार्टा के युद्ध में 27 वर्षों में जब ये युद्ध निर्णायक उसमें मोड़ पे पहुंचता है तो बहुत ही बुरी तरीके से एथेंस, जहां के प्लेटो रहने वाले थे, यहाँ पे इसका बहुत ही बुरी तरीके से पराजय होता है और जो स्पार्टा है जीत जाता है। यहाँ पे ये समझना है कि जो स्पार्टा था वो शारीरिक गतिविधियों पे बहुत ध्यान देता था, बहुत अधिनायक तंत्रवादी व्यवस्था को अपनाता था, जबकि एथेंस जहाँ के ये रहने वाले थे कला है, साहित्य, समाज है, दार्शनिक है, बुद्धि है, तार्किक चिंतन, इन सब पे ध्यान देता था। वो इतना ज्यादा शारीरिक सौष्ठव पे ध्यान नहीं देता था। अब जब यहाँ पे एथेंस जो बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ, जहाँ के प्लेटो थे, तो उनपे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा कि किस तरीके से जो स्पार्टा है वो वहां पे अगर आप देखें कि उस तरीके से लोकतंत्र भी नहीं है, ना राजनीति, ना चिंतन, ना कला है, फिर भी वो अपने आप में जीत जाता है। कौन सी शक्ति है जो उसको चलायमान रखती है और हमारे यहाँ पे लोग हार गए, ये कुछ चीजें थी। यानी 2 चीजें इन पे व्यापक प्रभाव डाली, एक एथेंस वर्सेस स्पार्टा के युद्ध में एथेंस की पराजय, दूसरा जो इनके गुरु थे, यानी इनके गुरु जो सुकरात थे, उनको जो विष का प्याला दिया गया, यानी एक ऐसा राज्य इनका था कि वो आदर्श गणराज्य नहीं था। आदर्श गणराज्य होता तो वहां पे बुद्धिजीवी का सम्मान होता, लेकिन वो बुद्धिजीवी का सम्मान नहीं हुआ। तो ये 2 चीजें थी, इन्हें इस समय लगा कि हमें एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी चाहिए जहां पे अगर देखा जाए बुद्धि, तार्किक चिंतन, ये सब चीजें हो तो उसका अपने आप में एक तरीके से महत्व हो, और उसके लिए समाज में शिक्षा बहुत जरूरी है। इन्हें ये लगा शिक्षा बहुत जरूरी है। हालांकि जब ये चीज हुआ था तो बहुत ही ज्यादा विचलित होकर काफी भ्रमण किए, बहुत ज्यादा अलग अलग जगह देखे, फिर उन्होंने देखा कि दुनिया में लोग अलग अलग प्रकार से देखे तो कितने ज्यादा वैभव विलास में खोए हुए हैं। अगर समाज में कुछ सुधार लाना है, या आपने एथेंस में जब ये बात करते हैं कि कुछ सुधार की दिशा में आगे बढ़ना है, तो उसका सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है शिक्षा। तो ये वहां से आते हैं और ये एकेडमिया शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं कि हम कुछ तो मतलब कि ऐसी बेसिक जो है ऐसी नींव डालें जिससे हम मान सके कि कुछ आगे चल के कुछ बढ़िया होगा भविष्य में। तो ये आके एकेडमिया शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं। बाद में यही यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है, इसे आके एकेडमी ऑफ प्लेटो भी आगे कहा जाता है। और यहीं पे भी आप देखते हैं कि जो अरस्तु है इनके शिष्य के रूप में, जिनका हम विरेचन, त्रासदी सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वो भी यहाँ पे ही आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब जब इन्होंने ये जो शिक्षा ग्रहण के लिए ये शिक्षा संस्थान बना दिया, अनवरत अपनी सेवा देते रहे, तो 2 चीजों पे इन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षा में बल दिया था। एक इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका पड़ता है कि इन्होंने शारीरिक शिक्षा पे बल दिया,
है ना, कि किस तरीके से जैसे स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया था, तो एथेंस में तार्किक चिंतन, बौद्धिक सब कुछ था, लेकिन एथेंस के पास अगर देखें तो बहुत ज्यादा शारीरिक जो है शिक्षा पे कभी बल नहीं दिया गया। दूसरी चीज ये आत्मिक उत्थान के लिए ये जरूरी मानते हैं कि शारीरिक शिक्षा के साथ जो है लोगों को संगीत की शिक्षा भी दी जानी जरूरी है। तो इन्होंने जो है संगीत की शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा काम किया। तो इस तरीके से जो इन्होंने जो अपना एकेडमिया जो है एकेडमिया शिक्षा संस्थान की नींव डाली थी, वो आगे बहुत ही फल फूल के एकेडमिया प्लेटो में परिवर्तित हुआ और बहुत सारे आप कह सकते दार्शनिक सिद्धांत हुए, बहुत ही अच्छे अच्छे जो आगे के दर्शन शास्त्र में बड़े बड़े विद्वान हुए वो यहाँ से निकलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि एथेंस यूनान का परिदृश्य क्या था, जिस परिदृश्य में ये लड़ाई हुई और जो पराजय हुआ और जो इनके गुरु थे सुकरात, उनको विष का प्याला दिया गया। ये सारी चीजें इनको मजबूर कर दी कि हमारे राज्य में तो सब कुछ था, एथेंस में सब कुछ था, बुद्धि था, चिंतन था, तर्क था, कला था, लेकिन क्या चीज ऐसी नहीं थी या क्या चीजें ऐसी हो सकती थी कि अगर वो हमारा होता, हमारे अंदर ऐसी चीजें जोश उत्साह पैदा करने वाली चीजें होती, तो आज हमारा एथेंस जो है राज्य बच जाता। उन्हें उस समय धीरे धीरे इस चीज से मोहभंग हुआ कि जो कवि है, ये कला है, कलाकार है, ये सभी अगर देखा जाए तो अगर उपयोगितावादी दृष्टि से देखा जाए, ये समाज के लिए उपादेयता सिद्ध नहीं करते, तो फिर इनका क्या मतलब है। अब उसमें एक सबसे बड़ा एक चीज और आता है, एक होमर का नाम है ना, होमर की रचनाएं उस समय यहाँ पे, होमर की रचनाएं जैसे अपने यहाँ पे एक समय बात करें कि अभी भी जैसे हम जो है गीता की बात करते हैं कि गीता से हम उपदेश लेते हैं जब भी हम कभी भी विचलित होते हैं, इसी तरीके से वहां पे अगर देखेंगे तो पश्चिम में होमर का बहुत ज्यादा क्रेज था। ये दैवी सिद्धांत संबंधी जो भी इनकी मान्यताएं होती थी, इनका जो भी अपनी रचना कर्म होता था, उसमें दैवी सिद्धांत पे बल देते थे, लेकिन देव युद्धों वगैरह का ये ऐसे वर्णन करते थे जिसमें जैसे देव युद्ध यानी देवताओं का युद्ध हो रहा है, उसमें ईर्ष्या भी है, भय भी है, मतलब एक ऐसी चीज जिसको हम कह सके नकारात्मक प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला। तो ये जब इस तरीके से होमर को, जो कि जिनको ज्यादातर लोग मानते थे, जिनके लेखन को पढ़ते थे, लोग सराहते थे, इन्हें लगा कि अगर इतना बड़ा अगर कोई कवि या लेखक इस तरीके से लिखता है जिसको लोग पढ़ते हैं और उसका अनुकरण करते हैं, तो उनके व्यक्तित्व में कुछ सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएगा। इसी के विरोध स्वरूप इन्होंने जो अपना कवि संबंधी, जो काव्य संबंधी मान्यता था, वो कहीं ना कहीं होमर को ध्यान में रखा था। देखिए कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भी लिखता है, उसके पीछे उसका पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो प्लेटो है उनके बनने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उस समय के एथेंस स्पार्टा का युद्ध, जिसमें एथेंस की पराजय। दूसरा, सुकरात जैसे जो व्यक्ति जो कि समाज के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में ऐसे व्यक्तियों को कोई स्थान नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज, इतने बड़े लेखक होके होमर जैसे लेखक जिनको लोग पढ़ रहे हैं, जिनका अनुकरण करने के लिए तैयार हैं, अगर वो व्यक्ति कुछ सकारात्मक परिवर्तन के लिए कुछ अप्रोच नहीं करता है, वो नकारात्मक चीजों को यानी जिस देव युद्धों का ये वर्णन कर रहे हैं उसमें उनके नकारात्मक जो कैरेक्टर है उनको शो कर रहे हैं, तो इनका मानना था कि ऐसे ही जो हमारे लोग हैं उनके अंदर भी ऐसे ही नकारात्मक जो एक चरित्र है उसका निर्माण होगा, जिससे हम ये नहीं कह सकते हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। तभी इनका जो है काव्य संबंधी मान्यता आता है। अब इसमें देखिए दर्शन के आधार पे 5 प्रकार से अगर देखें तो इसको बांटते हैं। एक है आदर्श राज की अवधारणा को कॉन्सेप्ट देते हैं, दूसरा आत्मा की अमरत्व का सिद्धांत देते हैं, तीसरा प्रत्यय सिद्धांत, चौथा ज्ञान मीमांसा, पांचवा सृष्टि शास्त्र। इसमें हमको प्रत्यय सिद्धांत इनका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से इनके काव्य संबंधी जो मान्यता है वो निकल के आता है। तो देखिए प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय का मूल मतलब होता है प्रत्यय यानी विचार, प्रत्यय का मूल मतलब है विचार। अब यहाँ पे इनका एक त्रिधा अपेद करके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। त्रिधा अपेद क्या है, देखिए ये कहते हैं कि ईश्वर जो है सृष्टि के केंद्र में, अगर देखें ईश्वर को ये मानते हैं, सर्वमान्य मानते हैं, तो ये 3 चीजें बताते हैं। यानी इनका मानना है कि अगर देखें जो ईश्वर है, ईश्वर जो है वो केंद्र में है, यानी आदर्श रूप किसी चीज का अगर देखें तो आदर्श रूप किसी चीज का वो ईश्वर बनाता है। आदर्श रूप जो है किसी चीज का ईश्वर बनाता है, और इसी आदर्श रूप का जो वास्तविक रूप है, आदर्श रूप का जो वास्तविक रूप है वो वास्तविक रूप देखें तो कारीगर बनाता है। कारीगर जो बनाता है ये बनाता है, कारीगर वास्तविक रूप को बनाता है, और वास्तविक रूप का जो अनुकरण करता है यानी उसका भी अनुकृत रूप जो है वो कलाकार बनाता है, कलाकार बनाता है।
अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका एग्जाम्पल है। जैसे इन्होंने कहा कि सृष्टि के निर्माता, जैसे हमारे मन में आया कि सृष्टि के निर्माता कौन है, ईश्वर है। ईश्वर के मन में कुछ तो विचार आया होगा कि हमें इस तरीके से सृष्टि का निर्माण करना है। सृष्टि के निर्माण में अगर देखें तो कुछ व्यक्ति यानी मनुष्य भी होंगे, पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सब भी होंगे। यानी इनका मानना है कि जो ईश्वर जो कि सृष्टि का निर्माण करता है, उसके मन में पहले क्या आया, प्रत्यय आया। पहले सबसे मन में पहले कोई चीज आता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यय, यानी ईश्वर के मन में सबसे पहले क्या आया, विचार आया। अब जो विचार आया तो विचार का ही अनुकरण करके ईश्वर ने ये भौतिक जो जगत, जो वस्तु जगत हमको दिख रहा है, इसको निर्मित किया। यानी सबसे पहले विचार आया तो ये पहले नंबर पे हो गया। अब विचार का अनुकरण करके ईश्वर ने पूरे जो भौतिक जगत का निर्माण किया, ये दूसरे स्थान पे हो गया। और इसी भौतिक जगत में आप पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य को देख के जो कोई कलाकार कोई चित्र की निर्मित करता है, वो तीसरे नंबर पे आता है, यानी वो इसका भी अनुकरण करता है। तो इनका यही कहने का मतलब है, जो हमने इनका जो काव्य संबंधी सिद्धांत पढ़ा है कि त्रिधा अपेत, ये सत्य से 3 गुना दूरी पे है। क्या चीज, सत्य से 3 गुना, यानी आदर्श रूप तो ईश्वर ने बनाया, वास्तविक रूप एक कारीगर बनाता है, और कलाकार तो उसका अनुकृत रूप यानी त्रिधा अपेत, जो कलाकार है वो तीसरे नंबर पे आता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो कलाकार कोई भी चीज बना रहा है वो झूठ या मिथ्या पे आधारित है, क्योंकि कोई भी चीज सत्य से 3 बार अगर 3 स्थान पे दूरी पे है, उसका मतलब वो अपने मूल रूप में नहीं है। ये हमें इनका ध्यान रखना है। इसीलिए कहते हैं कला नकल की नकल है ना। ये देखिए जो इनका जो मान्यता है कि जो ये है, ये छाया का छाया है, या जो कला है ये नकल का नकल है। तो कभी भी ये आए क्वेश्चन, कला नकल का नकल है ना, या आप कह सकते हैं कि अनुकरण है, छाया का छाया है, ये सब मान्यता किसका है, ये सब मान्यता जो है प्लेटो का है। देखिए प्लेटो दैवीय सिद्धांत को बहुत ज्यादा मानते थे, तो इन्होंने जो म्यूजेज, प्लेटो काव्य सृजन की, यानी किसी के अंदर काव्य सृजन की प्रेरणा आती है तो ये देवी म्यूजेज को मानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से कोई भी काव्य का निर्माण कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियों के आधार पे देखा जाए, तो उन्हीं के आधार पे उनको इस तरीके से जो है रचना धर्मिता में उनको रचना करने की एक शक्ति जो है वो मिली होती है। अब इनकी जो 3 रचना है, जैसे द रिपब्लिक है जिसमें आदर्श गणराज्य संबंधी मान्यता देते हैं, इसी में इनकी एक मान्यता ये भी है कि जो दास्ता है वो मृत्यु से भी भयानक है, इन्होंने कहा। अब देखिए चूंकि कला नकल की नकल है, छाया की छाया अथवा मिथ्या अयथार्थ अवास्तविक या मिथ्या होने के कारण कोई भी कलाकृति ना तो व्यक्ति का कल्याण कर सकती है और ना ही राज्य का। कविता रचना के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। अब क्या यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर जो प्लेटो है वो काव्य संबंधी मान्यता में ये चीज कह रहे हैं कि सृष्टि ईश्वर का जो सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, ईश्वर ये भौतिक जगत वस्तु जगत जो है इसका निर्माण करता है, फिर उसका देखकर कोई कलाकार करता है, और कलाकार जो है रियलिटी से अवास्तविक यथार्थ पे देखे तो 3 गुना दूरी पे है। इसका मतलब कि ऐसे जो कलाकार है उनका जीवन में देखे या जीवन दृष्टि या समाज के एक तरीके से समाज की सरोकारिता में कोई एक तरीके से उपादेयता नहीं है, वो रहे या ना रहे, ऐसे साहित्यकार को या जो भी मतलब कि कलाकार है उनसे समाज को कोई एक तरीके से लाभ नहीं है, तो वो रहे या ना रहे। तो ऐसे चीजों को ये मानते हैं कि नहीं रहे कोई ठीक नहीं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना कि क्या ये पूरी तरीके से सिरे से खारिज करते हैं किसी कलाकार की उपादेयता को, तो ऐसा नहीं है। इनका साफ साफ ये भी कहना है कि हमारे समाज में, द रिपब्लिक में कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कुछ ऐसा लिखे जो ओज उत्साह, जैसे मान लीजिए कि एथेंस से स्पार्टा का युद्ध हो रहा है, अब ऐसे में कोई आप कोमल भावनाओं से जो कविता आती है वो कैसे आती है, कहीं ना कहीं हमारी कोमलतम भावनाओं का एक जो उद्वेलन होता है वही जो है एक लेखक लिख देता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, अब मान लीजिए कि देश पूरे युद्ध की विभीषिका से गिरा हुआ है और उस समय आप बहुत ही प्रकृति के ऐसे चित्र कर रहे हैं, प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं या बहुत ही कोमल भावनाओं से उत्प्रोत कविता लिख रहे हैं जिससे ना जोश आ रहा, ना उत्साह आ रहा है, ना लोगों में एक तरीके से इस तरीके से बुद्धिवाद का प्रसार हो रहा है जिससे वो सामने वाले विपक्ष से लड़ पाए। तो इनका मानना है कि ऐसे समय में अगर कोई हमारे यहाँ कवि, यानी आदर्श गणराज्य की स्थापना में कहते हैं कि हम ऐसे कवियों का स्वागत करते हैं जो समाज में अपनी उपादेयता को सिद्ध करे, यानी लोगों के अंदर सकारात्मक भावना का संचार करे, ओज उत्साह इन सब का संचार करे। यानी जैसे हमने पढ़ा है ना हिंदी साहित्य में कि केवल जो कवि का कर्म मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए, है ना। एक कोटेशन भी पढ़ते हैं ना कि केवल जो है कवियों का जो बस ये काम नहीं है कि वो मनोरंजन के लिए कविता लिखें, उससे भी बढ़ के उनका काम, उनका दायित्व है सामाजिक बोध को एक तरीके से लोगों के अंदर जो है जन जागरण का काम करना, उनकी चेतना को जो है जगाना, ये सब भी काम है। तो इनका भी मानना यही है कि
अगर कोई भी कभी इस तरीके से लिखता है जो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखता बल्कि वो समाज की हित की दृष्टि से लिखता है, तो ये कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जो हल्का मनोरंजन करके थोड़ी समय का सुख प्रदान करता है, श्रेष्ठ काव्य वो है जो पाठकों में उदात्त भावनाओं से लोगों को ओतप्रोत कर दे। तो ये जो बल देते हैं किस चीज पे देते हैं? उदात्त भावनाओं पे। अगर उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत आप कुछ भी लिखते हैं तो ये ऐसे कविता का विरोध नहीं करते जिस तरीके से इन पे आरोप लगता है कि कवि और कलाकार का विरोध करते हैं। इनके अलावा कहते हैं कि कोई भी कवि जब तक बोध शक्ति को धारण नहीं करता तब तक काव्य के देववाड़ी तुल्य उपहार का अधिकारी नहीं होता। देखिए ये कहते हैं काव्य समाज के लिए हानिकारक है जिसका आधार ही मिथ्या है, वह उपयोगी कैसे हो सकता है। एक सबसे बड़ी जो बात इनकी आती है कि आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। अब जैसे इन्होंने कहा ना कि अपने आदर्श गणराज्य में देखें, तो इनका ये जो कोटेशन है कई बार एग्जाम में आया है कि ये किसके द्वारा कहा गया है कि जो आदर्श गणराज्य है, आदर्श गणराज्य इसमें देखें तो जो कोई भी कवि है इसमें कोई भी कवि का जो है स्थान नहीं है। कोई भी अगर ये सिरे से वो खारिज करें कि कोई भी कवि का स्थान नहीं है, तो कवि के स्थान में आपको कवि को ध्यान में रखना है किस तरीके से कवि की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसे दार्शनिक है जो कहते हैं कि गुलामी जो है अगर देखा जाए तो गुलामी क्या है, अगर आप किसी की गुलामी कर रहे हैं तो मृत्यु से भी भयावह है। यानी आपको मृत्यु आ जाए वो ठीक है लेकिन गुलामी नहीं करना है। तो इनकी जो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर इस मामले में थे कि वो सोचते थे कि एक कवि जो है वो भावनाओं संवेगों को उद्दीप्त करता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये चाहे ये हो, इनके गुरु हो सुकरात हो, ये तर्क की कसौटी की बात करते थे। अपने आप को कसो, जैसे हम आत्मदीपो भव कहते हैं कि खुद से जानो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो तर्क पे अगर आप तर्क की कसौटी पे आप अपने आप को कसते हैं तो वहां पे आपकी सिर्फ संवेग या भावनाओं से ही काम नहीं चलता, इनका कहना ये है। और एक कवि या कलाकार जो सोचने की अपनी दृष्टि रखता है वो इसी रूप में रखता है। देखिए इनके काव्य के विरोध के 4 आधार थे। भौतिक आधार था, नैतिक आधार था, भावनात्मक था, शुद्ध उपयोगितावादी। इनका मानना था अगर कोई भी कविता शुद्ध उपयोगितावादी नहीं है, समाज के लिए हितकारी नहीं है, तो उसको आप सिरे से खारिज कर सकते हो। बौद्धिक नहीं है, यानी आपके अंदर कुछ भी जनचेतना का काम नहीं कर रहा है, तो बौद्धिक आधार पे उसको खारिज कर सकते हैं। नैतिक आधार पे देखिए अगर वो समाज में कुछ ऐसा संदेश नहीं लेके दे रहा है या लेके आ रहा है जिससे समाज में कुछ परिवर्तन हो और नैतिकता की दृष्टि से भी समाज ये ना अवनति की तरफ जाए उन्नति की तरफ जाए, अगर वो चीज नहीं लगता तो नैतिक दृष्टि से भी वो सही नहीं है। बाकी भावनात्मक दृष्टि से ये खारिज करते हैं क्योंकि ये तर्क को प्रश्रय देते हैं, क्योंकि एक दार्शनिक के रूप में हमारे बीच में आते, ना कि ये किसी कवि या कलाकार के रूप में आते। तो ये कुछ आधार अपना बताएं कि जिसके आधार पे जो है ये जो है काव्य का विरोध करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज पे जो है ये काव्य का विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए इनका जो है बेसिकली फंडा कि ये सदमूल्यों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अगर कोई चीज हमें सदमूल्य, अच्छे मूल्य, उदात्त भाव सिखा रहा है तो ये उस चीज का जो है विरोध नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें इस चीज को इनका समझने की जरूरत है कि हर एक चीज का जो है इन्होंने विरोध नहीं किया है। काव्य अनुकृति की अनुकृति है, एक चीज इन्होंने साफ कहा। बाकी हमने ये बताया प्लेटो जो है मोची का महत्व कवि की तुलना में ज्यादा देते हैं कि एक मोची जो है उसका भी महत्व समाज में वो उपयोगी है, वो कवि की तुलना में वो ज्यादा ही मतलब कि महत्व रखता है ना। और प्लेटो काव्य को जला देने वाली बात भी कहते हैं। प्लेटो ने त्रासदी को दूषित विचारों का पोषण कर व्यक्ति को उन्मादग्रस्त करने वाली रचना माना है। तो ये कुछ चीजें हैं। कवि समाज में अनाचार को पोषण करने वाला अपराधी है, ये चीजें जो है। और यहाँ पे देखिए इतना तो इन्होंने विरोध के स्वरूप में कहा था, बाकी इन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारे जो विरोध का ये 4 आधार है, अगर इन चारों आधारों में कोई चीज फिट नहीं बैठता, अगर उस सदमूल्यों को समाज में प्रसारित करता है, जैसा ये मानते थे कि अपने एथेंस में ही जिस तरीके से जो सुकरात उनके साथ जो गलत हुआ था, कहीं ना कहीं वो सदमूल्यों से ओतप्रोत होते, वैचारिक चिंतन को वो अपने आप में प्रश्रय देते, ऐसे व्यक्ति नहीं होते तो इनके जो गुरु थे उनके साथ इस तरीके से गलत व्यवहार नहीं होता। तो इसीलिए इन्होंने एकेडमिया जो शिक्षण संस्थान की नींव डाली थी कि उसमें तर्क, अनुसंधान, बौद्धिक चिंतन, इन सब पे विचार विमर्श होगा, ना कि आप एक तरीके से कहेंगे कि मतलब एक तरीके से अगर देखें कि एथेंस उस समय का था जहां पे दर्शन, शास्त्र, बुद्धि, विवेक सब कुछ विद्यमान था, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने रूल किया और सुकरात जैसे एक ऐसे व्यक्ति को नहीं समझ पाए जो बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता था, तो उनसे वो खिन्न होकर इन्होंने अपने जो है विचार प्रस्तुत किए थे कि वहां पे सामाजिक उपादेयता के लिए इतने हमारे यहाँ एथेंस में कवि, कलाकार सब कुछ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, तो उसके लिए हमारे अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, इसी आधार पे इन्होंने जो है अपने विरोध को कुछ रूप में इस तरीके से प्रस्तुत किया है। गुलामी मृत्यु से अधिक भयावह ये भी कई बार आया है। काव्य समाज के लिए हानिकारक है जिसका आधार ही मिथ्या है। तो हमने बताया कि इन्होंने अनुकरण के बारे में किस तरीके से बताया था कि जो कविता रचना के नियमों का नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करती है। तो इन्होंने सीधे सीधे ये बोल दिया था कि कविता में देखिए, अभी जब इनके अरस्तु के जो सिद्धांत को, अनुकरण सिद्धांत को पढ़ेंगे, इनके जो शिष्य हैं
वो अपने गुरु से बिल्कुल अलग बात करते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं कहते कि हर एक चीज अनुकरण किया जाता है, अनुकरण में कुछ अपनी जो खुद की सृजन क्षमता होती है वो नहीं होती है। ये तो साफ ये कह दे रहे हैं कि जिसके अंदर अगर काव्य कला संबंधी कुछ भी लिखने का आया तो वो कहीं ना कहीं उसमें ईश्वरीय सत्ता व्याप्त है, वो ईश्वरीय कृपा की दृष्टि से जो है वो चीज लेखन में है, उसका खुद का स्वयं का कुछ नहीं वो सृजन कर रहा है। बाकी ये सृष्टि का संचालन, सृष्टि को बनाना हुआ, फिर लोगों का अनुकरण करके कलाकृति का निर्माण चित्रकार करा, तो उसमें कुछ उसकी खुद की उपयोगिता नहीं है। तो ये कुछ काव्य संबंधी इनकी मान्यताएं थी, बहुत ज्यादा अलग नहीं था। आपको बस 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। एथेंस स्पार्टा की जो पृष्ठभूमि थी, जो युद्ध के पश्चात जो एक वहां की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस अराजक स्थिति से निपटने के लिए इन्होंने किस तरीके से शिक्षा संबंधी मूल्यों को सिद्धांत के आधार पर सबके सामने रखने की कोशिश की। काव्य कला को इन्होंने साइडलाइन किया, क्योंकि उससे उन्होंने देखा कि जो एक व्यवहारिक राजनीति में जब कोई सदगुरु, अच्छा आचरण वाला व्यक्ति है, जब अरस्तु जैसे लोगों को जो है, सुकरात जैसे लोगों को जो है समाज अपने यहाँ पे सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, उसको ध्यान में रख के इन्होंने अपनी जो है ये काव्य विषयक मान्यता दी थी। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में जो भी है प्लेटो के काव्य सिद्धांत संबंधी ये 5 अवधारणाएं हैं, जिनमें हमने प्रत्यय सिद्धांत बताया। प्रत्यय यानी विचार से रिलेटेड है कि हर एक विचार अपने आप में आता है, चाहे वो ईश्वर के पास ही पहले विचार आता है, विचार का अनुकरण करके ईश्वर पूरे वस्तु जगत को निर्मित करता है, वस्तु जगत से फिर कोई कलाकार बनाता है तो वो पहले, दूसरे, तीसरे 3 गुना दूरी पे हो जाता। त्रिधा अपेत का सिद्धांत जो है इनका, इन्होंने यही अनुकरण का अनुकरण है, छाया की छाया, इसी का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको प्लेटो का काव्य सिद्धांत समझ में आ गया होगा। देखिए, थोड़ा सा जो साहित्य शास्त्र है वो समझने में कठिनाई होती है, लेकिन जैसे ये दार्शनिक का है, अगर आपने दार्शनिक को बहुत अच्छे से समझ लिया, या अरस्तु जो है, लोंजाइनस है, सभी को अगर आपने उस व्यक्ति को समझ लिया तो उसके सिद्धांत को आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो हमने पृष्ठभूमि पे ज्यादा ध्यान दिया कि आपको पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से समझ में आए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लेटो का काव्य संबंधी सिद्धांत समझ में आया होगा। जल्द ही हम मिलते हैं अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जुड़ जाएं बराबर अपडेट के लिए। धन्यवाद।